हुआ जो रेप, रोएगी मानवता और झूमेंगे गिद्ध। ये एक हाइकू है, लेकिन आज की परिस्थिति में एकदम सटीक बैठता है। जिस तरीके से रेप को अब राजनीति का हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक उद्देश्यों को साधने की कोशिश की जा रही है, वो बेहद ही शर्मनाक और घिनौना है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से हाथरस की एक घटना को माध्यम बनाकर अपने राजनीतिक फायदे उठाने की कोशिश की जा रही है, समाज को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। लेकिन अब इस कड़ी में नेहरू गांधी खानदान का जो चश्मोचिराग है राहुल गांधी कूद पड़ा है। उसकी बहन इसमें पहले से ही कूदी पड़ी थी और उसने आज एक और शर्मनाक घटना की कि एक ओवर एक्टिंग करते हुए वो जमीन पर जाकर गिर गया और आरोप ये लगाया कि यूपी पुलिस ने उसको धक्का दिया है और उसके ऊपर लाठी चार्ज किया है। उससे पहले राहुल गांधी को मीडिया के सामने बात करते हुए अपना कैमरा की मांग करते हुए भी देखा गया। राहुल गांधी कहता नजर आता है कि कैमरा कहाँ है भाई, कैमरा लेके आओ। और उसके बाद जब पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो पुलिस वालों से छूटकर, जैसे कबड्डी में कोई खिलाड़ी जो एक फाला खींचा होता है उसको छूने के लिए ज़मीन पर गिरता है, उसी तरीके से राहुल गांधी ज़मीन पर गिरता हुआ नज़र आता है। और इससे उसे लगता था कि वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, लेकिन एक बार फिर उसने अपनी भद पिटवा ली है। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो हाथरस की एक घटना को लेकर हो रहा है। हाथरस के चंदपा थाने का बूलगढ़ी एक गांव है, हमारे गांव के आसपास पड़ता है। उसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही है कि वहां पर ठाकुर जो कि आरोपी है, ठाकुरों का दबदबा चलता है, दबंगई चलती है। लेकिन हम उस इलाके से आते हैं और हमें पता है कि उस इलाके में किसी भी जाति का दबदबा नहीं चलता है। हाथरस हो, अलीगढ़ हो, मथुरा हो, इन इलाकों में अलग अलग जगह पर सामान्य तौर पर कुछ जातियों के लोग ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद सामाजिक तौर पर जातिगत वैमनस्यता वहां उतनी नहीं है जितनी कि वहां दिखाए जाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में बड़ा मोड़ फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी आ गया है और पुलिस ने अब तक जो सूचना दी है, जिस तरीके से जो पीड़िता थी वो 14 सितंबर को थाने जाती है और पहली शिकायत में वो अपने भाई और अपनी मां के साथ जाती है और शिकायत उसकी होती है कि उसकी गर्दन तोड़ी गई है और उसे मारने का प्रयास किया गया है। उसके बाद सीओ जब वो इस पूरे मामले की विवेचना करने के लिए अस्पताल में पीड़िता से मिलते हैं 20 तारीख को, 20 सितंबर को, तब वो कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ भी हुई है और इस धारा को भी उसकी जो एफआईआर है उसमें जोड़ लिया जाता है। सीओ फिर उसके पास विवेचना के लिए जाते हैं और पीड़िता दर्द से कराहते हुए ये कहती है कि उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया है, यानी कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। ये धाराएं भी उसकी एफआईआर में जोड़ दी जाती है और पुलिस मामले की जांच करने के लिए उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसके बाद इसमें बड़ा मोड़ आता है और पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की खबर सुनकर घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले तो दुखी होते हैं, लेकिन जो गिद्ध हैं, जो राजनीतिक करना चाहते हैं गिद्ध के रूप में, वो एकदम खुश हो जाते हैं और उन्हें बैठे बिठाए एक मौका मिल जाता है। वो इस पूरे मामले को 2 लोगों, 2 परिवारों की आपसी लड़ाई की बजाय जातिगत रंजिश बता देते हैं और इसको दलितों पर अत्याचार का एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कूद पड़ते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लड़की के पिता ने यह कहा था कि हमें बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए सब ले जाने दिया जाए, तो ये प्रदर्शनकारी लड़की के परिवार वालों को मजबूर करते हैं कि वो सब को न लें और इसके बाद यूपी पुलिस भी सब नहीं लेती है। बाद में ये प्रदर्शनकारी ये कहते हैं कि आप इसके बारे में प्रदर्शन करिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी लड़की के पिता ने सभी से ये गुहार लगाई है, ये प्रार्थना की है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। उसको लेकर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे से बात की है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए मेरी बेटी के नाम पर किसी भी तरीके के प्रदर्शन न किए जाएं, किसी भी तरीके का शोर शराबा न किया जाए। लेकिन ऐसी अपील का, इस तरीके की प्रार्थनाओं का, इस तरीके
तरीके की विनतियों का न राहुल गांधी पर असर पड़ता है, न उसकी बहन प्रियंका वाड्रा पर, न अखिलेश यादव पर असर पड़ता है और ना ही भीम आर्मी के चंद्रशेखर उर्फ रावण पर असर पड़ता है। रावण जो अपने आप को रावण कहता है, रावण कहना ही बलात्कार का समर्थन करना है, क्योंकि रावण का जो कृत्य है उसकी निंदा इसीलिए की जाती है कि उसने पराई स्त्री का हरण किया था। लेकिन ये व्यक्ति दूसरे लोगों को ये दर्शाने के लिए कि वो रावण का अनुयायी है, अपने नाम के पीछे रावण लगा लेता है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी भूमिका या सबसे कुख्यात भूमिका चंद्रशेखर रावण की ही है। उसी ने इन सभी लोगों को भड़काया और उसके बाद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी आप समझ लीजिए कि राजनीति और तेज होने वाली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसी बात की पुष्टि हुई है जो पहली एफआईआर में पीड़िता और उसके परिवारीजनों ने लिखवाया था। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पीड़िता की कई जगह से हड्डियां टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी है, लेकिन फॉरेंसिक जांच में जो स्वैप मिला है उसमें कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। यानी ये जो सच है इसको लेकर भी राजनीति होगी, और राजनीति किस कदर होगी उसका तो जिक्र हमने शुरुआत में ही किया कि राहुल गांधी इस मामले में विरोध करने के नाम पर यमुना एक्सप्रेस वे से अपना लाव लश्कर लेकर जा रहा होता है। पुलिस उसको रोकती है और वो मीडिया अटेंशन प्राप्त करने के लिए, मीडिया में न्यूज़ बनाने के लिए, प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर धरती पर लौटता हुआ दिखाई देता है जिससे न्यूज़ बने। लेकिन कई सारे कैमरे थे, कई सारे एंगल थे, इसलिए राहुल की पोल खुल गई और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर वगैरह जितने भी लोग हैं, अगर ये सच्चे मन से रेप पीड़ितों का पक्ष ले रहे होते, सच्चे मन से रेप करने वाले दुष्ट अपराधियों के खिलाफ होते, तो आज शायद रेप रुक गए होते, क्योंकि उसके लिए इन्हें एक अनवरत अभियान चलाना पड़ता और फिर रेप कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, किसी के भी द्वारा हो, ये उसका विरोध कर रहे होते। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसी के साथ साथ राजस्थान से भी कई घटना सामने आ रही हैं जहां नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं की खबरें हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री एक घटना के बारे में कहते हैं कि वो बच्चियां अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ गई थी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को शायद उनके कानूनी सलाहकार ने ये नहीं बताया है कि भारत की जो दंड संहिता है उसके अंदर 376 नाम की धारा और उसमें बाद में जोड़े गए जो बदलाव हैं उसके अनुसार 18 साल से कम उम्र की अगर कोई लड़की किसी के साथ अपनी इच्छा से भी जाती है तो कानून की दृष्टि में उसको उसकी इच्छा नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको रेप ही माना जाएगा। ये शायद अशोक गहलोत को बताने की जरूरत है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से भी कई अन्य घटनाओं की जानकारी मिली है, लेकिन इन सभी घटनाओं के बारे में सब के सब मौन है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या चंद्रशेखर रावण जैसे छुटवैये नेता या फिर आज तक जैसे बड़े बड़े चैनल। ये सब के सब केवल हाथरस की बात कर रहे हैं, हाथरस की घटना की बात कर रहे हैं, और हाथरस की घटना में भी सेलेक्टिव होकर केवल उन बातों को हाईलाइट कर रहे हैं जिनको कि राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, बल्कि उन तथ्यों की चर्चा नहीं कर रहे जो कि सच्चाई से जुड़े हुए हैं। जैसा कि उस बेटी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी का नाम लेकर प्रदर्शन करना बंद करिए, हमें जो भी है विश्वास है प्रदेश सरकार के ऊपर, प्रदेश की पुलिस के ऊपर। लेकिन ये उसको नहीं मान रहे हैं। ये एम्स की बात नहीं कर रहे, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उन अफवाहों की बात कर रहे हैं, उन राजनीतिक जुमलों की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हो रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसा 2013 में हुआ था, निर्भया का एक रेप होता है दिल्ली में, बहुत जघन्य अपराध होता है, और उस अपराध के समय दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती है, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश में उबाल आ जाता है। पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा इस पूरे के पूरे आंदोलन में, पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन में कहीं दिखाई नहीं देते हैं और न कभी इसकी आलोचना करते हैं, जबकि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए उस मामले में एक अटपटा बयान भी दे चुकी थी। उसमें उसने कहा था कि लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गई हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुलकर घूमने लगी हैं, इसलिए इस तरीके की घटनाएं होती हैं। वो ये वैसा ही बयान है जैसा कि अशोक गहलोत देने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाओं के खिलाफ FIR हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन मीडिया इसको ये दिखाने की बजाय कि उत्तर प्रदेश कार्रवाई कर रहा है, ये दिखाना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि जो पीड़िता है, जो बिटिया जिसकी मृत्यु हुई है, वो दलित समुदाय से संबंध रखती है और जो आरोपी है वो ठाकुर समुदाय से संबंधित है। लेकिन जो लोग हाथरस की इस जनसंख्या का जो विवरण है उसको जानते हैं, उन्हें पता है कि ठाकुरों का उतना ज़्यादा बोलबाला वहाँ पर नहीं है, न दूसरी जातियों का है। लेकिन जातिगत बनाकर चूंकि मुद्दे को हवा मिलेगी, TRP मिलेगी, और इसके पीछे मीडिया का एक छुपा हुआ कारण भी है। वो ये है कि मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है महाराष्ट्र सरकार पर, और तमाम पैसा मिलने के बावजूद मीडिया महाराष्ट्र सरकार को PR एजेंसी के तौर पर बचा नहीं पा रहा है। अब मीडिया को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को अगर हाईलाइट किया जाएगा तो सुशांत सिंह राजपूत का केस दब जाएगा, महाराष्ट्र सरकार बच जाएगी, और इस तरीके से एक तीर से दो निशाने मीडिया साध लेगा। एक तो अपनी TRP वापस ले लेगा, और दूसरे जिस TRP के लिए उसको पैसा मिला था उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वो पूरा कर लेगा। लेकिन निश्चित तौर पर देश में बलात्कार का विरोध होना जरूरी है। बलात्कार अगर होता है तो अपराधियों को सजा भी मिलना जरूरी है, और इसके लिए 2013 में हमने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये तथ्यों के साथ सबको पता है। हमने 50 लोगों का मुंडन इस बात को लेकर कराया था कि ये जो मामले हैं इनकी सुनवाई त्वरित कार्रवाई के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। 3 जनवरी 2013 को हमने ऐसा किया था, और उसके अगले दिन सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी। लेकिन अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में कभी भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है कि 1 महीने के अंदर इस तरीके के मामलों का निपटारा हो गया हो। तो जरूरत इस बात की है कि प्रशासन को और न्याय व्यवस्था को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरीके के मामलों में 1 महीने के अंदर निपटारा हो, और जो भी अपराधी हैं उनके मामले बहुत ज़्यादा लंबे नहीं खिंचने चाहिए। हाई कोर्ट या अपर कोर्ट तक ये पूरी कार्रवाई 6 महीने में निपट जाए, जिससे कि इस तरीके के अपराध करने वाले बार बार सोचें और डरें और महिलाओं का सम्मान करना सीखें। जय हिंद, जय भारत।